जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका संविधान की अगली वीडियो में। ये जो हमने सीरीज चालू की है, इसमें हम क्राउन के शासन से लेकर और 1947 तक जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या फिर जितने महत्वपूर्ण अधिनियम आए उनके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो पिछली बार हमने जो जाना था वो पिछली बार हमने काफ़ी हद तक समझा था कि जो दिल्ली छोड़ो आंदोलन था, जो परवर आश्रम से महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें कल हमने जानी। ठीक है, जो आज हमारी बात करेंगे हम, जिसे हमने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन पर। क्रिप्स मिशन, अब ये क्रिप्स मिशन इसलिए कहा था क्योंकि जो क्रिप्स थे वो इनके अध्यक्ष थे। अब देखिए, क्रिप्स मिशन 1942, ये दौर है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का समय था। ठीक है जी, और इस समय पर अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने तथा चीन ने, इन तीन देशों ने मिलकर ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को आज़ाद किया जाए, भारत को स्वायत्तता दी जाए उसे खुद की, स्वयं की। तो यहाँ पर और यहाँ तक कि ब्रिटिश को भी लगने लगा, ब्रिटिश साम्राज्य को भी लगने लगा कि भारतीयों की मांग को अधिक समय तक टालना उचित नहीं है। ज़्यादा समय तक टालेंगे तो उतनी ही भावनाएं बढ़ेंगी और जो विद्रोह है वो उतना ही और जन्म लेगा तकड़ा करके। तो इनके दबाव से तीन देशों ने दबाव डाला था। ठीक है, उनका नाम याद रखना, कौन कौन से? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ये तीन देश थे जिन्होंने दबाव डाला था। ठीक, इन तीन देशों ने दबाव डाला और उस समय पर इनके दबाव को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल जो थे आपके, ये इन्होंने घोषणा की, मंत्रिमंडल के सदस्य थे इनके सर जॉन साइमन। जॉन साइमन के तो साइमन कमीशन पहले भेज चुका था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जो है इनका पूरा नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक, इनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये संसद के सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इन्हें बात करने के लिए भारतीय नेताओं के पास भेजा कि आप मांग जेके जाकर कि वहां पर संविधान को लेकर, मसौदे को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या नहीं है, इस चीज को लेकर भी। ठीक है, भेजा गया क्योंकि पिछली बार भी कह दिया गया था कि भारत की एक संविधान सभा बनेगी। अब यहाँ पर भी चीज़ों को कहा गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स जब आए यहाँ पर तो इनका जो ग्रुप था जो बात करने आया था उसे कहा गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब ये 23 मार्च 1942 को दिल्ली आए। 23 मार्च 1942 को दिल्ली आए, जहां पर इनकी वार्ताकार हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, उस समय पे जो वार्ताकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद थे, इनके जो वार्ताकार बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। जब इन्होंने बात की तो इन्होंने बात करके 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुछ बातें सामने आई। उसमें क्या क्या बात सामने आई? पहला कि जो संविधान सभा बनाने की बात रखी इन्होंने रखी कि ठीक है, हम युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ादी दे देंगे, क्योंकि इनकी सोच थी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ना दें, क्योंकि भारत को उसकी मर्जी के बगैर ही या मर्जी के साथ भारतीय नेताओं की परमिशन लेके कुछ हद तक ना भी देंगे तो कोई बात नहीं, जब भी, मगर ये भारत को शामिल करना चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, ये चाहते थे कि जिसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत से बहुत सारे लोग भर भर के गए महात्मा गांधी के कहने पर, तो इस बार भी ऐसा कुछ हो कि यहाँ से बंदे जाएं बहुत सारे लड़ने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए भारत भी ब्रिटेन की तरफ से। मगर भारतीय नेता ने कहने लगा कि ऐसे झूठे वादे नहीं चाहिए। अब पिछली बार भी आपने कहा था कि आप हमें आज़ादी दे देंगे, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, अब द्वितीय विश्व युद्ध चल चुका है, मगर आपने आज़ादी हमें अभी नहीं दी है। ठीक है, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब नहीं, हमें अभी दीजिए।
यहाँ पे बात की गई। तो इसमें जो लिखित बातें थी वो ये थी, लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद नए संविधान के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कुछ बातें हैं, लिख लीजिए उन्हें, क्या क्या बातें। और दूसरी बात है कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या ना करने की आज़ादी दी जाएगी, कि जो कोई प्रांत है, छोटे छोटे जो प्रांत बने हुए हैं, उन्हें आज़ादी है कि वो भारतीय संविधान को स्वीकार करें या फिर ना करें, भारतीय संघ का हिस्सा बने या फिर ना बने, ठीक है। और युद्ध के बाद एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। यहाँ पे भारत का खुद का उपनिवेश होगा, ठीक है, उसका कल्चर, उसका सब कुछ, ठीक है। और मुस्लिम लीग को भी भारतीय संघ को स्वीकार करने या न स्वीकार करने की आज़ादी है। और जो और महत्वपूर्ण बात थी वो थी नए संविधान की रचना तक जो सुरक्षा की जो दायित्व थे वो किसके होंगे, ब्रिटेन के होंगे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर होगा। अब मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इसमें भारत संघ की बात थी लेकिन पाकिस्तान की कहीं बात नहीं थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ये तो हमारे बिल्कुल ही विरोध में है, हमने मांग की थी पाकिस्तान की और इसमें तो भारत संघ के बारे में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक वाली बंटवारे की राजनीति यहाँ पर विफल हो गई, इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए क्योंकि उसने भारत को टुकड़ों में बांटने की बहुत सारी संभावनाएं खोल दी थी, अनेकों संभावनाएं, भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाली जब संभावनाएं खोल दी थी, तो इसीलिए। अब गांधी जी ने कुछ कोटेशन कहा है इसके बारे में, कुछ इसे कहा है, प्रस्ताव के बारे में लिखेंगे। गांधी जी ने कहा था इसे, बाद की तिथि का चयक, कि बाद में सब चीजें प्राप्त होंगी युद्ध के बाद में, ठीक है, जिसे कहा था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है इसे, टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा, इसे संबोधित किया है कहकर। और पट्टा भी सीता भैया, इन्हें कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन है बस। इन्हें कहा कि अगस्त प्रस्ताव का बस थोड़ा सा ही परिवर्तन है, बस नया अगस्त प्रस्ताव में बदलाव किया और ये भेज दिया गया। तो ये थी आपकी चीजें। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वेवेल भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो उसके बाद जो चला भारत छोड़ो आंदोलन 1942, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं हम। एक और घटना हुई, ठीक है। अब जो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस को ये लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उससे संविधान की उपेक्षा करना अब ठीक नहीं है, किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है उससे, और इससे तो हम विरोध करेंगे इनका खुले तौर पर आकर। और वहीं पर जो है जी 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को जुलाई 19 को वर्धा में समिति की कांग्रेस की बैठक हुई वर्धा में जो हुई, और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और ठीक है,
वर्धा में भारत छोड़ो, ये पूरा नाम था इसका, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वर्धा में पास हुआ तब ये, ठीक है जी। ये अब यहां पर जो सबसे पहले इसका समर्थन जो कांग्रेस में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाद में सरदार पटेल भी इसके पूर्ण रूप से समर्थन में आई, और यहाँ पर ही गांधी जी ने नारा दिया था, इसी आंदोलन में नारा दिया था कि महात्मा गांधी, उस जो नारा दिया गया था प्रसिद्ध नारा, करो या मरो का नारा, जब विरोध में उतरे थे इसी आंदोलन के तहत। करो या मरो का मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई जब किसी भी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती, या तो अब करो या मरो। ये सोचना भी काफी एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है कि कोई व्यक्ति जो हिंसा में विश्वास ना रखता हो, अहिंसा को मानता हो, वो व्यक्ति लास्ट में आके आपसे खुद कहे करो या मरो, तो ऐसी क्या स्थितियां रही होंगी कि उस व्यक्ति को ये कहना पड़ा करो या मरो। क्या स्थितियां रही होंगी, ऐसी सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। मगर यहाँ देखिए तो स्थितियां कुछ ऐसी बन चुकी थी, यहाँ पर जो कांग्रेस है या अन्य जो पार्टियां हैं, जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो भारत में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के प्रति अब वे एक मन में उनके आशाएं जितनी भी थी वो खत्म हो चुकी हैं। जो उन्हें लग रहा था कि वो अब तक आंदोलन से प्यार से वो प्राप्त कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि अब तक वो प्राप्त करने के लिए असफल रहेंगे आगे भी तरीके, क्योंकि जो ब्रिटेन की सरकार है वो लगातार उनकी मांगों को टाले जा रही है आगे के लिए, और हर बार एक ही बात लिख लिख कर भेज रही है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति जब देखा कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने भी एक पल के लिए सोचा होगा कि हम भी क्रांतिकारी वाला अपना तरीका अपना लेते हैं। तो यहाँ पर ही नारा दिया गया करो या मरो को। तो ये नारा ऐसे ही नहीं दिया गया। जब गांधी जी अर्थात कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी अपने आप में खुद ही कांग्रेस थे, को लगा कि अब अधिक आशा करनी ठीक नहीं है, ठीक है, तो जब इन्होंने कहा करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। अब इसे कहा जाता है, इसे एक और चीज भी कहा जाता है, ये जो इस आंदोलन को 9 अगस्त 1942 की अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब ये अगस्त क्रांति, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि अगस्त के महीने में चल रहा था आपका। ये 8 अगस्त को, ये देखिए जुलाई 8 अगस्त को पहले, इससे पहले हुआ था अधिवेशन, जो होता तुम्हारे सब 14 अधिवेशन हुआ, क्योंकि जो 8 अगस्त को जो था इनकी कमेटी हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान में। वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में आके सरदार पटेल भी आ गए। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, मौलाना कलाम आज़ाद थे, और जी महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल भी थे वहाँ पर, ठीक है जी। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो ये था आपके लिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद में चलते हैं वेवेल योजना की तरफ। तो जो वेवेल योजना है, इस योजना में जो मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले समझिए जो वेवेल कौन है, क्योंकि तो जो वेवेल योजना है सबसे पहले समझिए, इसे बता दूं, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है भैया जी। मैं जो वेवेल योजना है, अब यहाँ पर जो पुराने वायसराय थे लॉर्ड लिलिनथिगो, उन्हें हटा दिया गया यहाँ सर, और उसने लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाया गया भारत का। और यहाँ पर जो भारत में संवैधानिक गतिविरोध उत्पन्न हो रहा है उसे दूर करने के लिए उन्हें कहा गया, और एक गतिरोध दूर करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण करने की उनसे अपेक्षा की गई कि वातावरण ऐसा बना दे जो ब्रिटिश साम्राज्य के क्या ना विपरीत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जब एक योजना बनाई, उसके लिए 4 जून 1945 को एक योजना आती है जिसे वेवेल योजना कहा गया। वेवेल योजना,
कहा गया। अब इसमें क्या क्या लिखित बातें थी उन पे जरा थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा इस पे वेबेल योजना पे लिखिए। लॉर्ड लिलिंथिगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया और उसे भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कहा गया तथा एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भी कहा गया। इसके लिए वेवेल ने एक योजना तैयार की जिसे 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। इस योजना को वेवेल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी, लिखिए जरा पहले क्या बात थी, लिखेंगे। केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन होगा। देखिए फिर से वही बात है, ठीक है। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष जो सभी सदस्य हैं वे क्या होंगे, भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग जो है वायसराय के अधीन होगा। जो डिफेंस सिस्टम है वो उसके अंतर्गत हो जाएगा, जो प्रतिरक्षा करते हैं किसी उसके अधीन। यदि कोई मतलब प्रतिरक्षा होगा इसलिए क्योंकि भारत की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जब तक देश आजाद नहीं हुआ था वो किस पर, ब्रिटिश पर ही है, तो इसलिए प्रतिरक्षा विभाग उसके अंतर्गत रखा गया। तो इसमें कहा गया कि एक नई कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी, उसमें वायसराय को छोड़कर और मुख्य जो सेना प्रमुख अधिकारी उनको छोड़कर बाकी सब जो लोग हैं वो क्या होंगे, भारतीय होंगे। अब यहाँ पर ये 2 लोग क्यों छोड़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसके, वायसराय तो इसलिए रखा गया क्योंकि वो प्रतिनिधि किसका भैया, क्राउन का, और सेना प्रमुख अधिकारी इसलिए ताकि वो प्रतिरक्षा विभाग को ठीक तरीके से संभाल सके। यदि इस टाइम में कोई भारतीय ले लिया तो फिर हो सकता है उसके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाए और वो गड़बड़ कर दे, जिससे उसी देश की रक्षा पर संकट आ जाए थोड़ा बहुत। दूसरा, सभा में परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। यह मुख्य बात थी इसमें वेवेल योजना में। ठीक है, अगला लिखेंगे। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे और इसमें एक और बात क्या गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो दौरान जितने भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई उन सभी को रिहा किया जाएगा और इसके लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। सर्वदलीय मतलब जो अन्य दल से भी थे उनके लिए भी। ठीक है, तो ये था मामला, यहाँ तक भी बात इतनी वेवेल योजना में ये बातें थी। अगला समझेंगे हम शिमला सम्मेलन, हेड डाली शिमला सम्मेलन थोड़ा सा। अब जो शिमला सम्मेलन था, इसका जो सम्मेलन था वो कांग्रेस ने ही किया और कांग्रेस की तरफ से किसने किया, अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन का ये प्रतिनिधित्व किया। ये 25 जून से 14 जुलाई तक के बीच में हुआ था। ठीक है, अब जो गांधी जी थे इसमें भाग नहीं लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, गांधी जी ने जो शिमला सम्मेलन है उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग यह चाहते थे कि जो मुस्लिम जो प्रतिनिधि हो रहा है वहां पर, जो मुस्लिम जो आके बैठ रहे हैं उसमें, देखिए कांग्रेस में मुस्लिम सदस्य थे तो उसमें कहा कि हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी, इसलिए कांग्रेस ने उस समय पर, मुस्लिम नेता भी थे कांग्रेस में, बहुत कई नेता थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नेता। तो कुछ नेता तो उनके बैठते, कुछ मुस्लिम लीग के। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग चाहती थी यदि आधे जो मुसलमान बैठ रहे हैं वो पूरी तरह से उनका चयन मुस्लिम लीग द्वारा हो, मतलब कि वो मुस्लिम लीग के ही नेता जाके बैठे आधे मुसलमान, जबकि ये चीज संभव नहीं थी क्योंकि जो मुस्लिम नेता थे वो कांग्रेस में भी थे। क्योंकि आधे करने हैं, मान लीजिए टोटल सीटें समझिए टोटल 100 हैं, अब 100 में से 50 पर होना चाहिए हिंदू, मतलब हिंदू नहीं भारतीय लोग होने चाहिए, और 50 होने चाहिए मुस्लिम,
मुस्लिम भी भारतीय, मगर ये मुस्लिम वो जो पाकिस्तान की मांग करने वाले हैं, थोड़े से अलग समझिए पहली बात। हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर बांटे तो हिंदू मुस्लिम में पड़ जाएगा, मगर राष्ट्रीयता के आधार पर बांटे तो भारतीय होगा बस, केवल बस। तो 50 जो सदस्य हिंदू थे, उनमें मुख्य बात ये थी कि ये तो हिंदू हिंदू होंगे और ये मुस्लिम 50 होंगे। इन 50 मुस्लिम में भी कम से कम कांग्रेस को 20 से 30 भाग तो प्राप्त होता ही होता, 20 से 30 सदस्य उसके भी जाते, क्योंकि कांग्रेस के पास में मुस्लिम नेता थे, तो जिन्ना के पास में लास्ट में का बचा कितना, 30 से 20 उसके पास में भाग बचता। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अधिक भाग किसे प्राप्त होता, कांग्रेस को प्राप्त होता, बहुमत जो होता। तो यहाँ पर जिन्ना को अपनी जो उनकी सोच थी पाकिस्तान के विभाजन को लेकर वो असफल होती दिखाई दी, तो इसलिए उन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और 14 जुलाई को क्या हुआ, ये विफल घोषित कर दिया गया इस कारण से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन उन्नीस सौ 46। तो अब ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए थे। उसके बाद एटली, सर क्लीमेट एटली की सरकार बनी इस समय पर। सर क्लीमेट आधा कैल मेट क्लीमेट एटली की सरकार बनी और वहां पर लेबर पार्टी सत्ता में आई अपनी, लेबर पार्टी की जो निचले तबके की लोग थी। और उन्होंने जब इटली की सरकार बनी, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर पार्टी थी वो मजदूरों की पार्टी थी, उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे लगता है शायद भारतीय की भावनाओं को समझा होगा। और 14 मार्च को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो ये बात नोट करना, लिखिए जरा। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया। पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लिख लेना ब्रैकेट में आप। दूसरे थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे इस समय के। और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। ठीक है, इनको मिला कहा गया कैबिनेट मिशन। 3 व्यक्ति थे, क्रिप्स थे आपके जो पहले भी आ चुके हैं, और लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे, ये 3 लोग थे। ठीक है, जो मिशन के जो अध्यक्ष थे इनके वो पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स नहीं थे, वो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, पूछ लेते कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे, ये इनके अध्यक्ष थे। क्रिप्स भी थे इसके अंदर, अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य बातें आई निम्नलिखित क्या योजना है इसमें लिख लेंगे पहले जरा कुछ पहले इसके थोड़े से थ्योरी लिख लीजिए आप। ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनावों के बाद सर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में, सर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन आयोजित किया। तो कैबिनेट मिशन नाम इसलिए पड़ा, ये जो तीनों मंत्री थे कैबिनेट में थे। ठीक है, जिसके सदस्य है पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, लॉर्ड पोंथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, क्योंकि आपको पता है भारत सचिव जो था वो मंत्रिमंडल का कम से कम सदस्य होना अनिवार्य था उसे। और इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पोंथिक लॉरेंस थे। इसमें क्या क्या है लिखेंगे मुख्य बातें क्या कहती। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अब ये अप्रत्यक्ष क्या है आपको समझा देंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जब आ जाएंगे उसमें हम संविधान के प्रस्तावना जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपको अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्लियर हो जाएगा। तो संविधान सभा का जो गठन था वो प्रांतीय के जो विधानसभा थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसके अंदर ये बात थी, वयस्क मताधिकार नहीं थी। ठीक है। और लिखेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुनकर आएगा। मतलब 10 लाख के लोगों की एक यूनिट मिलकर एक प्रतिनिधि को चुनेगी, वो आकर बैठेगा संविधान सभा में। ठीक है। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। मतलब कि जिसकी जनसंख्या जितनी है, जैसे 20 लाख है किसी की, तो उसे कितनी सीट दी जाएंगी? 2 सीट दी जाएंगी। मगर वर्तमान समय में भारत में यही है व्यवस्था लागू। मगर ऐसा कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ राज्य की अब 5 लाख ही है, वहां पर 10 लाख तो पूरे होंगे नहीं बेचारे, तो आप क्या कर दिया, पूरी एक सीट दे देगी बेचारे को। अब आधा आदमी तो वहां से बुलाएंगे नहीं। ठीक है। या कहीं से 1.5 आदमी तो बुलाएंगे नहीं, तो इसलिए वहां पर 2 कर दिए गए। तो ऐसे भी होता है, कई राज्यों में ऐसा हो जाता है। ठीक है। अगला लिखेंगे, इसमें कौन कौन से लिखेंगे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है। जो समुदाय के थे अलग अलग समुदाय कौन कौन से थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में बात थी। ठीक है। मतलब कि सामान्य को जनरली चुनेंगे और मुस्लिम को मुस्लिम से चुनेंगे और सिख को केवल सिख ही चुनेंगे। मगर यहाँ पे मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगेगा चलकर, क्योंकि जो मुसलमान को मुसलमान चुने हैं, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग को अधिक मुसलमानों द्वारा पसंद नहीं किया गया उस समय पर भी। जब उस समय पर भी मुस्लिम लीग को नहीं पसंद किया गया, तो आगे चल के पता पड़ेगा आपको। लिखेंगे जरा, देसी रियासतों के सदस्यों को चुनाव जो था उसके लिए समझौता समिति बनाई जाएगी एक। ठीक है। और जो देसी रियासत की ओर से समिति गठित है जो समितियां गठित की गई थी, उनमें विचार विमर्श आपस में क्या किया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लिखेंगे। और प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान किया गया इसमें, कि प्रांत चाहे अलग संविधान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और अब नोट पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292। ब्रिटिश प्रांत मतलब कि वह क्षेत्र भारत का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आता था उस समय पर। ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि ये आए गए थे। ठीक है जी। अब जो है जी ये आपका यहां से हो गया था। ठीक है। अब उसमें जो था प्रांतों को जो था भाग क में, ख में, ग में इस तरीके से बांटा गया। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप 4। तो प्रांतों को शुरू में जो बांटे गए इस हिसाब से बंटवारा हो, क ख ग के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। ठीक है। ये बातें थी उस समय पर। अब उसमें लिखेंगे पॉइंट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी आपकी, महिला सदस्य जो थे इसमें आपके, महिला सदस्य जो थी उनकी संख्या रखी गई 15। अनुसूचित जातियों की संख्या SC, ठीक है, 26 और अनुसूचित जनजाति 33। अब ये इसमें एक कमाल की बात है, ये लिखे गए। ठीक है जी। जो हैदराबाद रियासत थी वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। ठीक है। आपकी हैदराबाद रियासत ने इसमें शामिल नहीं हुई थी। एक ही ऐसी रियासत थी जो हैदराबाद में शामिल नहीं थी। ठीक है। हैदराबाद रियासत को इसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे इसके बिल्कुल भी। तो हमने ये पढ़ा। अब इसके बाद में हम जानेंगे थोड़ा सा अंतरिम सरकार का गठन, क्योंकि जो संविधान सभा है इसे कहा गया कि अंतरिम सरकार के रूप में मानी जाएगी। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।